हेलो फ्रेंड्स। हम वापस आ चुके हैं एक और नई कहानी के साथ, जिसे सुनकर शायद आप लोग थोड़ा डर जाएं। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनते रहें। और दोस्तों, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी दोस्तों आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अब कड़कड़ाती ठंड के बीच ज़ोरों से बर्फ़बारी हो रही थी। तभी हाईवे से कट मारते हुए, सरसराते हुए एक गाड़ी मुर्दा घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही उस गाड़ी के दोनों ही दरवाजे खुल गए। उसमें से एक औरत प्रियंका और एक आदमी मोहन निकलकर सीधा मुर्दा घर के अंदर भागे, जहाँ पहले से ही एक इंस्पेक्टर रोहित मौजूद था और उसके साथ ही उस मुर्दा घर का इंचार्ज भी, जो नशे में धुत बीड़ी पी रहा था। इंचार्ज इंचार्ज कहता है कि तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, लाश दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर: अरे पागल, ये कैसी बातें कर रहा है तू? बच्चा मरा है इनका। इंचार्ज: साहब, ये यहाँ पर रोज़ किसी ना किसी का कोई ना कोई मरता है, किस किस का ख्याल करूं? इंस्पेक्टर: ज़्यादा चढ़ भी चढ़ गई तुझे, चल साइड हट। इंस्पेक्टर उन आदमी और औरत से माफ़ी मांगता है और कहता है, इधर आइए। इंस्पेक्टर माफ़ी मांगते हुए उन्हें सफ़ेद चादर से ढकी लाश के पास ले गया। प्रियंका, आपने तो अस्पताल के लिए कहा था और ये अब मुर्दा घर में एक लाश के पास खड़ा कर दिया लाकर हमें। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ? विक्रम को तो हम अभी एक हफ्ते पहले ही हॉस्टल छोड़कर आए थे। वो कितना खुश भी था वहाँ पर। अब यूँ यहाँ पर मुर्दा घर में क्या करने आए हैं हम? मोहन: प्रियंका प्रियंका, संभालो अपने आप को। इन्होंने बस चेहरा पहचानने के लिए बुलाया हम लोगों को। मोहन मोहन प्रियंका को समझा ही रहा था कि इतने में पुलिस ने लाश के मुंह से चादर हटाई, जिसे देखते ही प्रियंका अपने बेटे विक्रम का नाम लेकर चीखते हुए रोने लगी। जवान बेटे की लाश देखकर मोहन भी अपने आप को रोक नहीं पाया और कूट कूट कर रोने लगा। फिर ना जाने क्यों मोहन को क्या सूझा, वो सीधा उठा और इंस्पेक्टर के गिरबान को पकड़ते हुए दीवार पर सटा दिया। मोहन, बता बता क्या हुआ मेरे बेटे के साथ? बोल, वरना खड़े खड़े तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। मोहन के यूं बदतमीजी पर उतर जाने के बाद इंस्पेक्टर, जो अब तक शांत था, वो एकदम से भड़क उठा। फिर उसने मोहन के हाथों को झटकते हुए कहा कि इंस्पेक्टर कहता है कि होश में रहकर जबान खोली मोहन खन्ना। मैं आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता नहीं हूँ, जो आपकी धमकियों से डर जाऊंगा। अगर अभी आपने अपना बेटा नहीं खोया होता तो आपको मैं बता देता कि खड़े खड़े और भी क्या किया जा सकता है। खैर, आपके बेटे की लाश विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे बरामद हुई। प्रियंका: मेरा बेटा पढ़ने गया था वहाँ और अब लाश बनकर लौटा है। आखिर ऐसा क्या होता है वहाँ पर? इंचार्ज: मौत का तांडव। मौत का तांडव होता है वहाँ। ये कोई पहली लाश नहीं है जो वहाँ से आई है, पहले भी कई मौत हो चुकी है वहाँ, पर इस गुत्थी को कोई सुलझा नहीं पाया। जिसने भी कोशिश की, उसकी मौत हो गई है। इंस्पेक्टर खन्ना: सर, आपसे वादा करता हूँ कि ये गुत्थी मैं ही सुलझाऊंगा और उन्हें जेल तक पहुँचाकर ही दम लूँगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इंचार्ज कहता है कि जवान हो, जोश है, कर लो कोशिश, बाकी समझदार हो तो दूर ही रहो। इतना कहता हुआ मुर्दा घर का वह इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते इंस्पेक्टर को ये चुनौती भी दे गया। वो क्या कोई भी इस केस को नहीं सुलझा सकता था, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही रहस्यमय कहानी है। लेकिन इंस्पेक्टर भी अब ये ठान ही लेता है कि वह अब इस सच का पता लगा कर ही रहेगा। इसलिए वो अगले ही दिन हॉस्टल के कॉलेज में स्टूडेंट बनकर गया। लेकिन यहाँ पहुँचते ही उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगा और वह सोचने लगता है कि एक पहाड़ी के अंत में यूं खाई के पास भला हॉस्टल कौन बनाता है? भला ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है, वो भी खन्ना जैसे लोग? हॉस्टल को देखते ही ये वीरान जगह लगती है थी। रोहित हॉस्टल में जा ही रहा होता है कि तभी उसे हॉस्टल का एक चौकीदार रोकता है। चौकीदार उससे कहता है कि कहाँ चले बाबू? रोहित: हॉस्टल में एडमिशन लेना है। चौकीदार: एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई पर काम नहीं होता। रोहित: क्या, दिन में कोई काम नहीं होता, क्यों? चौकीदार: अरे नहीं, नहीं होता तो मतलब नहीं होता।
क्या, क्यों, कैसे, ज़्यादा सवाल ना करो बाबू और चले जाओ। रोहित, बड़े अजीब नियम है यहाँ के यार। रोहित ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इतने में वो चौकीदार वहाँ से निकल गया। रोहित ने भी सोचा कि अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे मिजाज से काम लेना होगा, इसलिए वो रात होने का इंतजार करने लगा। वहीं हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, पर वहाँ पर कोई हलचल नहीं होती। यहाँ तक कि शाम के बाद रात ने भी अपनी घंघोर चादर ओढ़ ली, लेकिन हॉस्टल में अभी तक हॉस्टल उतना ही वीरान था, जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। रोहित को अब ये सब रोहित को भी यकीन होने लगा था कि इस हॉस्टल में अब कुछ भी नहीं है। इसलिए वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। चौकीदार होता है वो। चौकीदार कहता है कि कहाँ जा रहे हो बाबू, अंदर आओ, एडमिशन नहीं लेना है क्या? रोहित को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। पीछे मुड़कर देखता है तो वही चौकीदार था जो सुबह बाहर था। पर रोहित तो पूरे दिन से बाहर बैठा था, फिर वो चौकीदार अंदर कब गया? चौकीदार, ज़्यादा सोचो ना बाबू, एडमिशन लेना है तो अंदर आ जाओ। रोहित उस चौकीदार के पीछे पीछे चल देता है, पर गेट से लेकर अंदर तक, रिसेप्शन तक जाते हुए कुछ भी नॉर्मल नहीं था। सबसे पहले रोहित ये देखकर दंग रह जाता है कि अब तक जो हॉस्टल पूरी तरह से अंधेरे की चपेट में था, उसके हर कमरे में लाइट जल रही थी और खिड़कियों से परछाई साफ नजर आ रही थी, जैसे अंदर कोई ना कोई है। पर भला ऐसे कौन सा हॉस्टल होता है जहां दिन में कोई नहीं और रात में इतनी हलचल? हॉस्टल के रिसेप्शन पर चश्मा लगाए एक मोटा हट्टा कट्टा इंसान बैठा था। चौकीदार, साहब ये बाबू एडमिशन के लिए आए हैं, मैं चलता हूँ दरवाजे पर। रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी ने बिना कुछ कहे एक फॉर्म और रूम नंबर 307 की चाबी आगे बढ़ा दी। और रोहित कुछ पूछने ही वाला होता है कि उस आदमी ने उंगली से दूसरी तरफ इशारा किया जहां रूल बोर्ड लगा हुआ था। रोहित रूल बोर्ड के पास पहुंच गया। पहले ही रूल को पढ़कर उसका दिमाग घूम गया। उस बोर्ड पर पहला रूल था कि यहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखे। दूसरा ये कि भूल से भी किसी के कमरे में ना जाए और ना ही किसी को आने दे। तीसरा ये था कि एक बार अपने कमरे के अंदर जाने के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। रोहित, यार ये कैसे रूल है? जोर से कहते हुए रोहित जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा, वहां पर कोई था ही नहीं। ना ही दूर गेटमैन पर चौकीदार और ना ही रिसेप्शन पर वो आदमी। रोहित बिना कुछ सोचे अपने कमरे की ओर चल दिया। रास्ते में सभी कमरे बंद थे। वहां कोई ऐसा लग रहा था कि वहां कोई रहता ही ना हो। फिर वो अपने कमरे 307 में पहुंचकर अपना बैग रखकर अपने कमरे के चारों तरफ देखने लगा। तभी बाहर से जोर से किसी की चीखने की आवाज़ आई और रोहित उस चीख के पीछे अपने कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। हॉस्टल की लाइटें अब पहले की तरह शांत नहीं थी, बल्कि थरथरा रही थी। इधर रोहित ये सोचकर हैरान था कि इतनी तेज चीख सुनकर भी सब कुछ शांत कैसे था। जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। कोई अपने दरवाजे को खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए रोहित खुद सामने के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। रोहित भाई, मैं रोहित इस हॉस्टल में नया आया हूँ, जरा दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रोहित तीसरे फ्लोर के अभी कमरे के दरवाजे को भी आजमा लेता है। कोई बाहर नहीं निकलने को तैयार था। फिर अंत में वह एक दरवाजे को धक्का मारकर तोड़ देता है। अंदर कमरे का हाल ऐसा होता है जैसे कोई आग लगी हो। जमीन पर एक कंकाल पड़ा था जिसका आधा सिर जला हुआ था। रोहित उल्टे पांव बाहर निकलता है। तभी देखता है कि इस पूरे हॉस्टल में आग लगी हुई है और कमरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। जिन कमरों में दस्तक देने पर कोई नहीं दरवाज़ा खोल रहा था, अब हर कमरे से दरवाज़ा खोलने को अंदर से कोई चीख रहा था, मदद मांग रहा था कि दरवाज़ा खोल। अंदर आग लगी है पर उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। रोहित ने जैसे ही एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तभी आग की एक लपट उसकी तरफ बढ़ी और उसके कपड़ों में आग लग गई। रोहित के शरीर पर आग लगी लपटों को बुझाते हुए
ऐसे घबराया कि वो कब सीढ़ियों पर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। और तभी वह सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे गिरा। उसके कपड़ों पर लगी आग बुझ गई, पर अब वह पूरी तरह से घायल हो चुका था। उसका दर्द अब वो दर्द से कहरा रहा था। तभी उसकी नज़र उसके चौकीदार पर पड़ी और वो उसकी तरफ बढ़ गया। रोहित ने उसे आवाज़ भी दी, पर वह पीछे मुड़ नहीं रहा था, बस भूत बने आग को देख रहा था। और उसके आगे उस रिसेप्शन वाले आदमी की आधी जली हुई लाश भी थी। रोहित, चाचा, क्या हो रहा है यहाँ? और ये आग यहाँ कैसे लगी? और इन्हें क्या हुआ? ये अरे, किसी को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाते आप? चौकीदार, मदद के लिए बहुत देर हो गया है बाबू। अब तो ये आग रोज चुभन बनकर सीने में जलती है। इतना कहते ही वो चौकीदार पीछे मुड़ा और रोहित के होश उड़ गए, क्योंकि वो भी बुरी तरह से जला हुआ था। रोहित, अरे ये क्या हुआ आपको? चलिए यहाँ से निकलते हैं और हॉस्पिटल चलते हैं। चौकीदार, बाबू, मुर्दों को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। रोहित, मतलब? चौकीदार, मतलब जानना है ना बाबू? तो ये देखिए। इतना कहते ही चौकीदार ने रोहित के गिरबान से पकड़कर उसे कॉरिडोर की सबसे आखिरी दीवार पर सटा दिया। और फिर हर कमरे से लाश किसी ज़ॉम्बीज़ की तरह बाहर निकलने लगी और धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगी। पर रोहित दीवार में ऐसे चिपक गया था कि हिल ही नहीं पा रहा था। रोहित, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? अरे तुमने तो उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा जिसे तुमने कल मारा था। चौकीदार रोते हुए बोले, क्यों छोड़ते बाबू? क्यों छोड़ता, बताइए। जब हम लोगों को जिंदा जलाकर मारने वाला भी एक बच्चा ही था। बात दरअसल करीब 6 साल पहले की, जब इस हॉस्टल इस इलाके में सिर्फ एक ही हॉस्टल था, विक्टोरिया हॉस्टल। काफ़ी नाम था इस हॉस्टल का, जिसे देखते ही किसी और ने भी यहाँ पर एक नया हॉस्टल खोल लिया, जिसका नाम भी विक्टोरिया हॉस्टल रख लिया गया। और जब पुराने विक्टोरिया वालों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल से आपको सिर्फ एक ही विक्टोरिया हॉस्टल देखने को मिलेगा। उसकी इस बात को सुनकर विक्टोरिया हॉस्टल वाले निश्चित हो गए और उन्होंने सोचा कि वो जो हॉस्टल का नाम बदलकर अब कुछ और रख लेंगे। क्या रखेंगे ये तो अगली सुबह सुबह पता ही चल जाएगा। लेकिन उस सुबह से पहले एक रात आई और उसी रात विक्टोरिया हॉस्टल में एक नया लड़का एडमिशन लेने के लिए आया। रिसेप्शन से उसे कमरा नंबर 307 दिया, इस बात से अनजान कि ये लड़का एक नए हॉस्टल वालों ने ही भेजा है, जिसने आधी रात में पहले हॉस्टल के सभी कमरों को बाहर से बंद कर दिया और फिर पूरे हॉस्टल में आग लगा दी, जिसे वार्डन और चौकीदार भी नहीं रोक पाए और सब उस आग में झुलस कर मर गए। अब उन्हें क्या पता था कि कल से सिर्फ एक ही विक्टोरिया हॉस्टल दिखने का ये जो मतलब था। तब से लेकर आज तक जो भी रात को विक्टोरिया हॉस्टल की तलाश में निकला, उन्हें यही विक्टोरिया हॉस्टल मिला और बदले में मिली उन्हें मौत। क्योंकि विक्टोरिया हॉस्टल में जिसने आग लगाई वो तो बच निकला, इसलिए जो भी रात को यहाँ आता है वही विक्टोरिया हॉस्टल में मरे सभी लोगों की नज़रों में वो उनका हत्यारा ही बन जाता है। ऐसे में इंस्पेक्टर रोहित का क्या हुआ होगा, ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, कहानी को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं और प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट कर बताना आप लोग को कहानी कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।